नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज डिस्क्लोज करेंगे राजेंद्र शर्मा, जो फार्मर मेयर है और बीजेपी के सीनियर लीडर है। स्वागत है राजेंद्र जी। नमस्कार और मुबारक हो आपको, 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत आपको मिला है। इस प्रचंड बहुमत के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह और भी 7 में आसमान पर चढ़ गया है। और ये जम्मू कश्मीर की आवाम उम्मीद करे कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज के भी इलेक्शन होंगे और पंचायत का कार्यकाल 9 जनवरी को खत्म होने वाला है और विधानसभा की भी आस लोगों को है। अब ये मत कहिएगा ये प्रोरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है, हमने देख लिया है। सरकार जिसकी होती है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। सबसे पहले तो मैं पूरे भारत को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि ये भारत की विजय हुई है और एक बार ये फिर सिद्ध हो गया जी कि मोदी जी जन जन में हैं और जन जन मोदी जी के साथ में है। उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि जो उनकी नीतियां हैं वो हमेशा ही आम जन मानुष के हित में रही हैं और उन्होंने जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता की है। और आपने देखा किस प्रकार उनके निर्णय सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना के योग्य हुए हैं और भारतवर्ष की छवि उन्होंने बढ़ाई है। दूसरी बात आपकी रही कि इलेक्शंस की, जम्मू कश्मीर में जल्द ही इलेक्शन करवाए जाएंगे। उसका डिले होने का सिर्फ एक ही कारण था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हुई हैं ओबीसी का रिजर्वेशन, तो लोकल बॉडीज़ में ओबीसी का रिजर्वेशन इनकॉर्पोरेट करना है। उसके कारण थोड़ा सा समय लग रहा है। जैसे ही वो प्रक्रिया ख़त्म होएगी तो हमारे इलेक्शंस हो जाएंगे। राजेंद्र जी, ये जल्द की परिभाषा मुझे समझाएंगे? मैंने अपनी पत्रकारिता के कैरियर में जल्द की ये परिभाषा मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। 18 में हुकूमत गिरी थी, 5-23 ऑलमोस्ट 24 होने वाले हैं। ये जल्द की परिभाषा थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपने पूछा था लोकल बॉडीज़ का, वो मैंने आपको कहा कि क्योंकि इनकॉर्पोरेशन होना है उसमें ओबीसी रिजर्वेशन का, तो इसलिए उसमें थोड़ा समय लगेगा। एक लॉजिक मैं मानता हूँ और आपका एक लॉजिक मैं मानता हूँ, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, किसी में 1200 है, किसी में 12,000 है। रीऑर्गेनाइजेशन तो ये मुझे आप बताइए, 2018 में जब चुनाव हुए थे, नतीजे आए थे, तब भी पता चल गया था। और एक छोटे वार्ड को भी उतना पैसा मिलता और एक 22,000 21,000 वाले को भी उतना ही मिलता। ये मैं आप पे सहमत हूँ, लेकिन इसकी मरम्मत या इसकी दुरुस्ती 2018 से ही शुरू हो जानी चाहिए। ये नहीं कि 2023 में जब इलेक्शन की बारी आती है तब याद आता है। तो यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए। देखो, अब जो हो गया है वो तो हो गया है उस पर तो हम बात कर नहीं सकते। क्या बात, लेकिन आगे क्या करने वाले हैं वो तो बता सकते हैं। तो आगे यही हो रहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन होगा और साथ में ओबीसी का रिजर्वेशन उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और उसके बाद तुरंत इलेक्शन की घोषणा होगी बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जी। लेकिन आपने वो नहीं सुनाया मुझे जल्द वाला परिभाषा। ये मेरी भी उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है कि ये जल्द की परिभाषा डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम जल्द की परिभाषा सुनना चाहती है। क्योंकि 2014 में लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे यहाँ पे असेंबली के, आज 2023 एंडिंग है, दिसंबर चल रहा है। उनको भी उत्सुकता है, थोड़ी मेरी उत्सुकता भी दूर कर दीजिए। अब आप जानते हैं कि चाहे वो असेंबली के हों चाहे वो पार्लियामेंट के हों, उनका समय आ गया है। पार्लियामेंट के तो मई में होंगे, तो संभावना पूरी है कि उसके साथ साथ में ही असेंबली के हो जाएंगे। जी, असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो आपकी तैयारी है? क्योंकि कहा ये जाता है कि मान लिया था कि सरकार पूरी तरह से तैयार थी, स्टेट इलेक्शन कमीशन जिसने अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव करवाने होते हैं वो भी पूरी तरह से कमर उन्होंने कस ली थी। लेकिन कोर ग्रुप को जब अमित शाह गृह मंत्री उन्होंने तलब किया तो इन्होंने सरेंडर कर दिया था। मतलब आपका ग्रुप हो, राजेंद्र शर्मा, बलदेव बलोरिया या फिर पूर्णिमा शर्मा और दूसरे अपने गुप्ता साहब, ये इन्होंने काम नहीं किया है। आपको तो चलो मौका ही कम मिला। नहीं, कारपोरेशन में काम ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, कारपोरेशन में इतना काम हुआ। आप खुद एनालाइज कीजिए कि जब असेंबली होती थी, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली होते थे,
तो 3 करोड़ रुपया उनका CDF का फंड्स होता था। तो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 27 वार्ड होते हैं, तो मुश्किल से 10 लाख रुपया आया। तो अब तो मिनिमम 1.5 करोड़ रुपया तो हमने एक साल में खर्च किया। फिर डरे क्यों? तो आप जो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो काम नहीं हुआ, वो बात तो निरर्थक होगी ना। काम इतने हुए कि इतने पहले हुए ही नहीं कभी। उसका कारण ये था कि एक तो फंडिंग में हमने उसमें तीव्रता आई, और दूसरा ये है कि हमने प्लानिंग भी चेंज करी, क्योंकि जो लैप्स होता था पैसा वो नहीं होने दिया अभी इस बार। बिल्कुल। तो उसमें भी तेजी आई। जो पैसा हम अगस्त के महीने में रिलीज कराते थे, वो हमने मई महीने में ही इम्प्लीमेंट कर दिया। मीन्स रिलीज करवा के उसकी इम्प्लीमेंटेशन अलॉटमेंट करके एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क जुलाई में हमने शुरू कर दी। तो उसमें ये हमें फ़ायदा हुआ, और ना उसमें हमारा पैसा लैप्स हुआ, और लोगों के काम भी ज़्यादा हुए। 1.5 करोड़ रुपया एक वार्ड में लगना एक साल में बहुत बड़ी बात होती है। मान लिया आपने डेवलपमेंट करवाई है, फिर आप चिंतित क्यों थे? हम उस तो बैठक के जो हमारे पास इनपुट्स है उसमें यह है कि कहा जा रहा था कि 50-50 है, पता नहीं जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इसलिए बीच में ओबीसी को भी जोड़ दिया। फिर यूनिफॉर्मिटी भी याद आ गई आपको? नहीं, वो तो कोर्ट की, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं उसके लिए, ओबीसी के लिए जी। तो अब जब ओबीसी का कर रहे हैं तो फिर रीऑर्गेनाइजेशन भी करना पड़ा जी। तो अब एक ही समय में सारे काम हो जाए तो अच्छी बात है। जी राजेंद्र जी, एग्जिट पोल कुछ और बता रहे थे। एग्जिट पोल सिर्फ आप MP ही दे रहे थे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ आपके खाते में नहीं दिया। क्या ये अंडरकरंट थी? अंडरकरंट नहीं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और अब जो राजनीति है ये काम की राजनीति है, और अगर जन जन की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आ सकते कभी भी। और मोदी जी ने तो जो योजनाएं लागू की हैं जी, उसमें एक आम नागरिक को सबको फ़ायदा हुआ है, और उनको लगा है कि हाँ हमारी चिंता की जा रही है, और हमारी चिंता करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री हैं, और उसी के साथ में जो वहाँ के लोकल यूनिट हैं वो सब कर रहे हैं। और अपना कार्यकर्ता, कई हमारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं वो विस्तारक होते हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो समाज के काम के लिए लगे रहते हैं। तो कार्यकर्ताओं का भी कार्यकुशलता थी, मोदी जी की स्कीम्स थी, मोदी जी की जन जन तक पहुंचने की आउटरीच के प्रोग्राम्स थे, और साथ में मैनेजमेंट, इन सब को मैं श्रेय देता हूं जिसमें हमें इतनी सफलता मिली है। और नेचुरली लोगों का साथ तो रहता ही, अगर लोगों का साथ नहीं रहेगा तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। लेकिन ये मानने वाली बात है कि जब तक समाज हित में काम नहीं किया जाएगा, समाज आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता। राजेंद्र जी, मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर में आपको लगता है कि वो मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई है, इसलिए आप डिले टैक्टिक्स इख्तियार कर रहे हैं। जो स्कीम्स वहां लागू हुई हैं वही स्कीम्स यहाँ लागू हुई हैं। इलेक्शन मैनेज करना अलग चीज होती है। और रही बात आपकी इलेक्शन मैनेजमेंट की, जी, तो हमारे पास बहुत कार्य कुशलवान व्यक्ति हैं हमारे पास जो इलेक्शन मैनेज कर सकते हैं, और आप आने वाले समय में देखोगे कि कितना अच्छा रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए और जम्मू कश्मीर के हालात इंटायरली डिफरेंट है। 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव हुआ था, 370 में संशोधन 35 से हटाया गया था, रिपील किया गया था, क्या आपको लगता है अभी भी कश्मीर की आवाम इस फैसले से इनॉयड है? और यही एक कारण है कि सरकार, आप तो मानेंगे नहीं, सरकार इलेक्शन नहीं करवाती है। आप अभी कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोरोगेटिव है, उन्हीं नहीं इलेक्शन करवाना होता है, लेकिन क्या ये एक प्रमुख कारण है कि अभी भी कश्मीर की आवाम या टनल के उस पार की आवाम या पीर पंचाल, चिनाब वैली और वो लोग नाराज हैं, एनॉयड हैं? देखिए विनोद जी, जो लोग चीज़ों को समझते हैं और जानकार हैं उनको पीस चाहिए। और आपने देखा है कि जब से 370 हटा है, पूरे जम्मू कश्मीर में नए तरीके से सोच आई है, और साथ में पत्थरबाजी अब आपको नहीं दिखती है, और जो पहले स्टेटमेंट्स आते थे एंटी नेशनल वो बंद हुए हैं। जो एक तरक्की चाहने वाला इंसान है
वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं देश हित में बात करूं, समाज हित में बात करूं और समाज और देश को लेकर आगे बढ़ूं। उसके लिए माहौल बना है, उसके लिए अपार संभावनाएं बनी हैं और वो अभी देश के साथ है जी। और इसी प्रकार से कश्मीर में भी जो इस मानसिकता वाले लोग हैं वो देश के साथ हैं और वहाँ युवा पीढ़ी में भी बदलाव आया है। और आपने देखा है पिछले इन्हीं सालों में काफ़ी कुछ वहाँ बदला है, चाहे मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे मेरी माटी मेरा देश हो, इतने तिरंगे झंडे लेकर वहाँ लोग सड़कों पर आए, जबकि एक समय था कि कहते थे कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो मैं तो कंधा नहीं बोलूँगा ना, मैं तो उठाने वाला बोलूँगा। तो आज लोग स्वयं सड़कों पर आते हैं तिरंगा झंडा लेते हुए और वहाँ का चाहे वातावरण हो, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टूरिस्ट कितने वहाँ गए हैं आप सभी जानते हैं, हर तरीके से वहाँ चेंजेस आई हैं। अभी सिर्फ कोई बात छोटी सी रह गई है तो वो है हमको अपनी सोच को बदलना है जी। और जम्मू कश्मीर में सेंटर ने चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इकॉनमी हो, टूरिज्म हो, हर लिहाज से जम्मू कश्मीर को बाकी जगहों से तरजीह दी है जी। और मैं नहीं समझता कि जो जितने भी हमारे जानकार व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो, तरक्की हो, वो देश के साथ ना चलना चाहें जी। वो हमेशा देश की तरक्की में ही अपनी तरक्की चाहेंगे। और वैसे भी जो केंद्र में सरकार हो जी और जब वो इतना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए कर भी रही हो, जम्मू कश्मीर से 5000 के करीब स्टूडेंट्स हर साल बाहर ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, वो किसी स्टेट में संभव नहीं है। यहाँ आपको याद होगा पेंशन्स के लिए मैंने एलजी साहब को कहा तो उन्होंने कहा मैंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही 77,000 लोगों को पेंशन दी है, जब मेरी खुद की डिस्ट्रिक्ट यूपी में 1000 लोगों को पेंशन मिलती है। ये जम्मू कश्मीर में ही संभव है कि 77,000 लोगों को यहाँ पेंशन दे दी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ 1000 पर डिस्ट्रिक्ट पेंशन मिलती है। तो हर जगह जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने तरजीह दी है और उसको हमेशा ही अपने सिर आंखों पे बिठा के रखा है। अब जम्मू कश्मीर का दायित्व है कि वो भी सरकार की आकांक्षाएं और अपने देश की जो हमारी राजेंद्र जी, एक साल 2 सवाल पूछूंगा मैं, दागूंगा नहीं, पूछूंगा। जी। एक तो ये है कि जिसको आप अमन बोल रहे हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा नेता इसको कहते हैं कॉस्मेटिक है, ये अमन कॉस्मेटिक है, युवाओं को जेलों के अंदर बंद किया गया है और जिसको ये कहते हैं कि पत्थरबाजी खामोश है। दूसरी आपने तरजीह की बात की, जम्मू कश्मीर को तरजीह यूनियन गवर्नमेंट दे रही है। आपको पता होना चाहिए कि लोगों को रिटायर हुए बहुत देर हो गई है, ना उनको ग्रेजुटी मिल रही है, ना रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलना होता है। ये कैसी तरजीह है? पावर कर्टेलमेंट आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा हो रही है, जिसके लिए एडिशनल पावर परचेज करनी पड़ी जब दबाव बना। तो ये 2 सवाल अलग अलग हैं। एक तो आपने कहा कि ड्रास्टिक चेंज आया है, अमन आया है, तो वो महबूबा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं कि सेना हटा के देखो या बच्चों को छोड़ के देखो तो आपको पता चलेगा कि अमन कितना है। और दूसरा मेरा यही सवाल था कि जो 2 साल हो गए रिटायर्ड हो गए, उस रिटायर व्यक्ति का अपना पैसे ग्रेजुटी प्रोविडेंट फंड जो रहता है उनका जीपीएफ, वो भी नहीं मिला उनको। तो ये तरजीह कैसी है? कहाँ है तरजीह? कुछ खास लोगों के लिए तरजीह हो सकती है। देखिए आप कि जब इन स्टेट्स में इलेक्शन था तब भी लोगों ने क्या क्या कहा और रिजल्ट क्या आया। इसी प्रकार से जिन लोगों की आप बात कर रहे हो उनके टेकर्स कोई नहीं रहे यहाँ जम्मू कश्मीर में। इलेक्शंस में आपको मालूम चल जाएगा। तो मैं उनकी स्टेटमेंट्स पे बात नहीं करूँगा, लेकिन जो दिख रहा है वो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जी कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो तरक्की चाहता है, वो अमन चाहता है, वो शांति चाहता है और वो उस रास्ते पे चल रहा है। उसका पहले ब्रेन वॉश हुआ था, अब वो समझ गया है
कि हिंदुस्तान की तरक्की के साथ ही मेरी तरक्की है और समाज की तरक्की भी उसी के साथ जुड़ी हुई है। अब हमको अपने आप को देश से अलग नहीं देखना है, जैसे हमारी मानसिकता पहले थी जब अलगाववादी उनको बताते थे। अब वो इस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने आप को मेन स्ट्रीम में ढाल लिया है और उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के छोड़िए, इवन पाकिस्तान के कई वीडियो ऐसे आते हैं, वो कहते हैं भैया अपने प्रधानमंत्री जी की सुनिए और उनके साथ में चलिए, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो सिर्फ समाज और देश के लिए सोचते हैं। तो वो बोल रहे हैं। तो मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसका क्या ओपिनियन है, लेकिन जो अब धरातल पर दिख रहा है मुझे तो उसकी बात करनी है। बाकी ठीक है, आप कह रहे हैं कहीं ग्रेच्युटी नहीं है, हो सकता है किसी कारणवश कई बार ट्रांसफर ऑफ फंड्स में दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत दूर की जा सकती है। जी, एरियर भी नहीं मिला है, 2019 का एरियर नहीं मिला है। कल ही किसी रिटायर्ड ऑफिसर्स का मुझे फ़ोन आया था कि विनोद जी हमारी आवाज़ तो उठाई है, कोविड में एरियर मिलना था वो मिला ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लगता है कि ज़्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है। देखो जो दिखता है वो बिकता है। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, उनके सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं जी। तो कहीं अगर फाइनेंशियल क्रंच है उसको देखा जा सकता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स में कोई दिक्कत है उसको ठीक किया जा सकता है। ये कोई ऐसे इश्यूज नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकते जी। लेकिन ये इतने बड़े इशू भी नहीं है जिससे जम्मू कश्मीर की राजनीति प्रभावित होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जिसका जो हक है उसको समय पे मिलना चाहिए और उसके लिए काम किया जा सकता है। इसीलिए तो सरकारें बनती हैं और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो आपने इसकी बात उठाई है तो इस पे सचिवालय के अंदर जाके देखिएगा ना, वहाँ पे इतने लोगों के एम्प्लॉइज़ के बेटे बेटियों की शादियों के कार्ड गए हुए हैं वहाँ पे कि उनको जीपीएफ की ज़रूरत है। इतने एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने अपनी डेट ली हुई है सर्जरी की या किसी ट्रीटमेंट के लिए। उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको आप हल्की बात कर रहे हैं। हल्की नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा ये ऐसे इश्यूज हैं जो रिजॉल्व किए जा सकते हैं। ऐसा थोड़ा कि इनका हल नहीं है। आपने इनका प्रश्न उठाया जी, तो हम उसको पूरी तरजीह दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं ये इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात फॉर्मल सीएस आपके बड़े अच्छे दोस्त थे डॉक्टर मेहता। दोस्त नहीं थे, ऐसा नहीं होता। सब कहते हैं कि बड़ी अच्छी दोस्ती थी। आपने जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए उनसे कुछ लिया भी है, यानी उनकी आउट ऑफ द वे हेल्प भी लिया कि फंड्स वगैरह रिलीज करवा दिए। देखो यार, दोस्त नहीं थे। क्या होता है जब आपके विचार मिलते हैं, अब आप भी मेरे दोस्त नहीं, आपसे विचार मिलते हैं, तो इसलिए आपको मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो गए। बात विचारों की है। और जब मैं मेयर बना, चाहे एलजी साहब हों चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप हो, किसी ने भी कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जी। जो मैंने कहा और उस पे उन्होंने पूरा अमल करते हुए मुझे सपोर्ट किया। और यही तो एक अच्छा प्रशासन होता है। और ये पहली बार हुआ जब जम्मू इनके एक पॉलिटिकल एंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तीनों एक ही ओरिएंटेशन में जिन्होंने काम किया और इसीलिए जम्मू को लाभ हुआ जी। अगर लॉगर हेड्स पे होते तो जम्मू को लाभ नहीं होना था। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती थी कि एलजी साहब और मेहता जी और मैं एज ए मेयर एक ही दिशा में काम करते हुए आगे बढ़े। और उसी का ये परिणाम है कि जैसे मैंने कहा, हमने 1.5 करोड़ रुपया एक वार्ड में खर्च किया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में चेंज लाया, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ सर्विसेज सिस्टम को किया, ऑनलाइन जो सर्विसेज वहाँ शुरू की, ई ऑफिसेज बनवाया, लेआउट वहाँ चेंज किया, हाउस का, जनरल हाउस की प्रोसीडिंग का प्रोसेस चेंज किया, पॉलीथीन के लिए अभियान चलाया, साख विसर्जन के लिए भी काम किया, बिल्डिंग बायलाज चेंज किए। तो ये सारे एक 12 महीने में हमने काम किए हैं और उसके साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव रीओरिएंटेशन भी किया। तो ये संभव नहीं हो सकता अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते। राजेंद्र जी, ये जो 3 इलेक्शन में आपको फतेह मिली है, जीत मिली है, आपने परास्त किया है कांग्रेस को, ये मान लिया जाए कि 2024 के संकेत है लोकसभा? बिल्कुल है और इसको मानने में कोई कोताही नहीं है।
जैसे मैंने आपको कहा, जनता मोदी जी के साथ है और मोदी जी की नीतियां जनता के लिए हैं। तो प्रशासन यही होता है कि एक आम नागरिक की जो उसकी समस्या है उसका समाधान करते हुए प्रशासन करे, और मोदी जी वही कर रहे हैं। तो मुझे कोई इसमें संकोच नहीं है कि जनता मोदी जी के साथ में है और देश हित में और समाज हित में है। 303 से पार चल जाएंगे। 303 2019 में 303 सीटें ली थी, इस बार पार जाने का इरादा है। इस बार 303 से ज़्यादा सीटें आएंगी, ये पूरा संभाविक है। उसके अनेकों कारण हैं और हर व्यक्ति के, हर जन के ओंठों पर एक ही नाम है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन और फेस नहीं है कोई आपके पास? और फेस की आप आवश्यकता हमें है। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करना है, जम्मू कश्मीर नहीं, का यहाँ हालात लायदा है, यहाँ पे भी आपने सांसद बनाए यहाँ हैं। पे हमारे फेसिस हैं, जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, और युवा पीढ़ी में भी कई नए फेसिस हैं, आपने जुगल जी का नाम नहीं लिया, सांसद जुगल जी। वो भी हैं, सांसद खटाना जी भी हैं, जी बहुत से लोग हैं हमारे पास। जी। देखिए प्रैक्टिकली तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, एटलीस्ट कश्मीर की सीटें, 3 कश्मीर की सीटें, और लेह के लोग भी अब नाराज हैं। उनके साथ भी आज गृह मंत्रालय की टीम की मीटिंग होनी है। देखिए, समस्याएं तो चलती रहती हैं, जी लेकिन लेह ने हमेशा भाजपा को समर्थन दिया है। पिछले काफ़ी इलेक्शंस में आपने देखा है, और इस बार भी वो समर्थन भाजपा को देंगे। रही बात कश्मीर की, कश्मीर में जो मैं समझ रहा हूँ कि अगर तरक्की चाहिए, और जिस प्रकार से बाकी जगह पर देखने को आ रहा है, तो अब सीधे सीधे पलड़ा भाजपा की तरफ, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, 2/3 मेजॉरिटी की तरफ से आ रहा है। तो देश ने अब ये तय कर लिया है कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में ही रहने वाले हैं, और उसी प्रकार से मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता भी भाजपा के साथ खड़ी रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में निर्णय लिए गए, जब कोविड आया, आपने देखा जब भाई भाई भी अपने अंदर सीमित हो गए थे, जी, और बेटे ने भी बाप की अंगूठी निकाली और कहा ये मेरा बाप ही नहीं है, उस समय निर्णय लिया गया कि हम पूरे देश में वैक्सीनेशन करवाएंगे, वैक्सीनेशन खुद की बनाएंगे। तो कितना बड़ा काम हुआ वो। जी, लोगों को दवाइयां भी दी, सिर्फ देश ने ही नहीं लाभ लिया उसका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका लाभ हुआ। G20 की प्रेजेंसी हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए और उन्होंने अपनी समस्याओं का यहाँ विश्लेषण किया, उसके समाधान ढूंढे। तो धरती से लेकर सॉफ्ट लैंडिंग हमने चांद तक की, ये सब ये निर्णय थे। लोग ये जान गए हैं, ये प्रॉम्प्टनेस इन डिसीजन मेकिंग तब आती है व्हेन यू डोंट हैव ए इंक्लिनेशन फॉर ए सेल्फ और ए परिवार। तो उनको ये जान गए हैं कि मोदी जी ऐसा व्यक्तित्व हैं जो सिर्फ समाज और देश के लिए काम करते हैं। जी, तो ऐसा ही नेतृत्व चाहिए, तो वो हमारे पास है। तो इसलिए लोग देश के साथ, मोदी जी के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं, और अपनी तरक्की वो चाहते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि और भारत की कार्यकुशलता को देखते हुए भारत का जो अब वहाँ स्थान है वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल और जी, इस तरीके से है कि जो एक आम नागरिक राजेंद्र जी, आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनावों की। मुझे लगता है कि जैसे उम्मीदें जताई जा रही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद विधानसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं। विधानसभा के चुनाव में आप पब्लिक के पास क्या लेकर के वोट मांगने जाएंगे? हमने क्या नहीं है जम्मू कश्मीर में दिया। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा आपको, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ले लें आप, चाहे इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट लें, पूरे देश भर में कोई सिटी ऐसी नहीं है। यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आपका एम्स और साथ में IIT है, सिर्फ जम्मू है वो। जी,
सिर्फ जम्मू है। और चाहे यहाँ फंड्स का फ्लो हो, आप देखिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से बड़ी है। 2018 में 8484 करोड़ रुपया हमने खर्च किया था और 9228 प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करवाया था। जी। जब ई टेंडरिंग हुई उसके बाद आज की डेट में 2022 में लगभग 10,000 करोड़ रुपया हमने खर्चा, 92,000 प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करवाया। तो ये ट्रांसपेरेंसी कितनी बढ़ गई जी। तो प्रशासन किसके लिए होता है? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए। और इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में 1,000 से ऊपर सर्विसेज हमारी ऑनलाइन हो गई हैं और पूरे देश में हम सेकंड स्थान पे आए हैं। मेरी माटी मेरा देश, उसमें हम सेकंड स्थान पे आए हैं, मीन्स जी, दूसरे स्थान पर। तो ये हमारी उपलब्धियां हैं। किसी भी प्रदेश की उपलब्धि क्या रहती है? वहाँ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कितनी है, जिंदर जी आखिरी सवाल, वहाँ का प्रशासन कैसे काम करता है। आखिरी सवाल, तो उसमें हम पूरे देश में सेकंड आ रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि डेली वेजेस का क्या करेंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स का क्या करेंगे, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। इवन आपके फॉर्मर सीएस ने ये कहा कि 2.5 लाख लोगों को बैकडोर अपॉइंटमेंट की गई है। ये सवाल भी उठेंगे। और इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक को भी आपका जवाब देना होगा, जो बार बार कहते हैं कि ये राम मंदिर पर भी हमला करवा सकते हैं, जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये आखिरी सवाल आपसे। देखिए, जो आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, जैसे डेली वेजेस हैं, इनके समाधान ढूंढे जा सकते हैं और भाजपा ही इनके समाधान ढूंढेगी और कोई नहीं ढूंढने वाला, ये भी मैं आपको कह सकता हूँ। जो उन्होंने कहा बैकडोर अपॉइंटमेंट, आपको पता ही है ब्लू आइड पर्सन कितने यहाँ लगे हैं। अभी जैसे यहीं ले लो, आप अपना लॉ डिपार्टमेंट ले लो, लॉ डिपार्टमेंट में जुडिशियल सर्विसेज से लगते हैं लोग, तो यहाँ जुडिशियल सर्विसेज से नहीं आए, एक सिंपल रिमेम्बरेंस से आए हैं और आज वो लॉ सेक्रेटरी बन गए। तो कितनी देर से वहीं पे काम कर रहे हैं। और सेंट्रल डिपार्टमेंट ने ये कहा हुआ है कि 2 साल से ज़्यादा कोई एक स्थान पे काम नहीं करेगा। वहाँ एक कैजुअल वर्कर लगा और आज एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। तो ये बैकडोर एंट्री तो इधर ही कितनी दिख रही है। तो इस सब को हटाना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा एलजी साहब ने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया था जो बैकडोर अपॉइंटमेंट से आए थे और जो मिलिटेंट के समर्थक थे उनको भी निकाला और उनको निकाला। देखो, कुछ चीज़ें हमें स्पष्ट लेके चलनी पड़ेंगी कि हम जाना कहाँ चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। तो जो हमें करना होगा उसके लिए स्पष्टता से आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो पुराने वाला समय अभी ख़त्म हो गया है कि माई वे और हाईवे वाला सिस्टम ख़त्म है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, उसके साथ में हमें बढ़ना पड़ेगा और उसी के दिशा में यहाँ काम हुए हैं। जो ऑनलाइन सर्विसेज हुई हैं, अभी ठीक है कुछ हमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि हम उस प्रोसेस से यूज टू नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में देखोगे, चाहे वो रेवेन्यू की सर्विसेज हो, चाहे वो हमारी जनरल सर्विसेज हो, चाहे वो सीएपीडी की सर्विसेज हो, कोई भी सर्विस हो, जैसे वन राशन कार्ड, वन नेशन, ये सब जब अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ चलेगा, लोगों को फायदा होगा। जैसे उनको अब हो रहा है जब डायरेक्ट पेमेंट उनके अकाउंट में आती है, चाहे वो गैस की सब्सिडी हो, चाहे वो हमारा पेंशन का हो, चाहे वो हमारा अब जब लाइफ सर्टिफिकेट जैसे अभी हमें नहीं देना पड़ता, खुद देना पड़ता है, सेल्फ अटेस्टेशन है। ये सब चीज़ों का आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी लाभ लोगों को मिलेगा। चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और अच्छा लगा आपसे।